हेलो एंड नमस्कार। संवाद के इस चौथे एपिसोड में आप सभी लोग का स्वागत है। सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में वीवीपैट और ईवीएम को लेकर एक बहुत ही महत्वपूर्ण निर्णय दिया है। ये निर्णय काफ़ी चर्चा में रहा है और संवाद के इस एपिसोड में आज हम इसी के बारे में चर्चा करेंगे। तो मेरे साथ हैं मंजेश सर और उपेंद्र अनमोल सर। तो मेरा पहला प्रश्न मंजेश सर से है। सर, ये जो निर्णय दिया है सुप्रीम कोर्ट में, ये निर्णय एग्जैक्टली है क्या? यदि इस निर्णय को हम देखें तो भारत में चुनाव अपने शुरुआती दौर में पेपर बैलेट से होते थे। उसके बाद पेपर बैलेट की खामियों को दूर करने के लिए ईवीएम लाया गया। बाद में ईवीएम की विश्वसनीयता पर भी राजनीतिक दलों ने सवाल उठाए। तो फिर 2013 में उसके साथ पेपर ट्रेल, जिसको वीवीपैट कहते हैं, वो अटैच किया गया। तो अभी 2023 में एक संस्था है, एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स, एडीआर ने एक याचिका दायर की जिसमें सुप्रीम कोर्ट से ये मांग की गई कि ईवीएम में जो इलेक्ट्रॉनिक काउंटिंग हो रही है उसके साथ साथ 100% वीवीपैट पर्चियों की भी काउंटिंग हो और दोनों को मैच करवाया जाए ताकि रिजल्ट ज़्यादा विश्वसनीय हो। सुप्रीम कोर्ट ने इस मांग को अस्वीकार कर दिया। तो यही वर्तमान का निर्णय है और कुछ डायरेक्टिव्स भी इशू किए हैं। सर, मुझे लगता है कि ये जो इशू है इसको समझने से पहले, क्योंकि हमारे जो दर्शक हैं, जो वो स्टूडेंट्स हैं जो सिविल सर्विसेज की प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो उपेंद्र सर, मैं आपसे जानना चाहूँगा कि ईवीएम और वीवीपैट है क्या और काम कैसे करता है? ईवीएम और वीवीपैट को समझने के लिए हमें सबसे पहले इसका टेक्निकल वो एस्पेक्ट यूनिट को समझना होगा। एक वोटिंग यूनिट में 3 चीज़ें होती हैं। एक कंट्रोल यूनिट होती है जो पीठासीन अधिकारी या मतदान अधिकारी के पास होती है। दूसरी बैलेट यूनिट, जो जहाँ पे वोटर वोट डालने जाता है, बटन दबाता उसके पास, और इसको वेरीफाई करने के लिए वीवीपैट होती है। तो जब मतदान अधिकारी वहाँ कंट्रोल यूनिट से बटन दबाता है तो वोटर वोट डालता है, और वोट डालने के बाद वोटर वीवीपैट के माध्यम से देख सकता है कि हम किसे वोट दे रहे हैं। जो वीवीपैट मशीन होती है उस पर उससे एक पर्ची निकलती है। वोट देने के बाद 7 सेकंड तक फ्लैश होती है। उसमें जिस उम्मीदवार को वोट दिया गया उसका नाम, उसका सीरियल नंबर और उसका सिंबल होता है। तो आसानी से कोई भी वोटर देख सकता है कि मैं जिसको वोट कर रहा हूँ एग्जैक्टली उसी को वोट जा रहा है या नहीं जा रहा है। तो ईवीएम और वीवीपैट को इस तरीके से समझा जा सकता है। सर, ये जो डिसीजन आया था सुप्रीम कोर्ट का, उसमें माइक्रो कंट्रोलर ये काफ़ी चर्चा में रहा है, और स्पेशली कि ये क्या बार बार प्रोग्राम किया जा सकता है इस चीज़ को लेकर। ये माइक्रो कंट्रोलर क्या है और इसको बार बार क्या प्रोग्राम किया जा सकता है? ये भी बहुत अच्छा सवाल आपने पूछा, क्योंकि माइक्रो कंट्रोलर प्रोग्राम को लेकर के जनरली जो सुप्रीम कोर्ट के जज थे उनका भी इलेक्शन कमीशन से सवाल था कि भाई क्या इसके प्रोग्राम को बार बार बदला जा सकता है या ये सिंगल यूजेबल प्रोग्राम है, एक ही बार प्रोग्राम किया जा सकता है, बाद में चेंज नहीं किया जा सकता है। तो माइक्रो कंट्रोलर एक तरीके का प्रोग्राम होता है और ये तीनों यूनिट में होता है। कंट्रोल यूनिट में भी होता है, बैलेट यूनिट में भी होता है, वीवीपैट में होता है। लेकिन इसकी सबसे अच्छी विशेषता है कि इसे एक बार प्रोग्राम किया जा सकता है, दोबारा बदला ही नहीं जा सकता। अगर आपने दोबारा छेड़छाड़ किया तो सीधे पता चल जाएगा कि डिस्टर्ब किया गया है। तो इसलिए इसकी एक बड़ी अच्छी पहचान है। इसीलिए इलेक्शन कमीशन ने कहा कि हमारे ईवीएम को हैक किया ही नहीं जा सकता, क्योंकि ये सिंगल लोडेड यूनिट होती है और बिल्कुल एक अलग यूनिट होती है। इसको डिस्टर्ब करने से इसके बारे में पता चल जाता है। तो माइक्रो कंट्रोलर जो प्रोग्राम है वो एक तरीके से देखा जाए ईवीएम को हैक प्रूफ बनाता है, सुरक्षित करता है और उसको बिल्कुल सेफ कर देता है। फ्री एंड फेयर इलेक्शन के लिए ईवीएम पे विश्वास होना बहुत ज़रूरी है। समय समय पर इलेक्शन कमीशन ने इस पर काफ़ी चीज़ें इम्प्रूव भी की हैं। इनफैक्ट एक बार उन्होंने एक हैकाथॉन भी अरेंज किया था जिसमें सारी पॉलिटिकल पार्टी को इनवाइट किया था। और वीवीपैट जो इनिशियली बहुत कम यूनिट थे, अभी सब जगह ही वीवीपैट लगाए जा चुके हैं। वीवीपैट को वैसे 2013 में शुरू किया गया था। 2017 के बाद लगभग सभी चुनावों में यूज किया जा रहा है और आम चुनाव में पहली बार 2019 में यूज किया गया और लगभग हर पोलिंग बूथ पर उसकी 19 में 100%। तो सर, मैं मंजेश सर आपसे पूछना चाहूँगा कि वीवीपैट का इतिहास क्या रहा है, इसके बारे में अगर कुछ प्रकाश डालें आप। वीवीपैट की यदि हम बात करें तो ईवीएम के साथ पहले वीवीपैट था नहीं और धीरे धीरे ईवीएम की विश्वसनीयता पर सवाल उठाए जाने लगे। तो सबसे पहले सुब्रमण्यम स्वामी और इन्होंने 2019 में दिल्ली हाई कोर्ट में एक याचिका दायर की जिसमें सुप्रीम कोर्ट से यह अनुरोध किया गया
कि कोई एक पेपर ट्रेल जैसे वीवीपैट वो ईवीएम के साथ अटैच किया जाए ताकि क्रॉस वेरिफिकेशन किया जा सके। दिल्ली हाई कोर्ट ने इस डिमांड को रिजेक्ट कर दिया। सुब्रमण्यम स्वामी सुप्रीम कोर्ट चले गए और 2013 में सुप्रीम कोर्ट ने सुब्रमण्यम स्वामी के फेवर में डिसीजन दिया और उस डिसीजन में ये कहा गया कि ये जो पेपर ट्रेल या वीवीपैट है ये बड़ा ही इंडिस्पेंसेबल पार्ट है डेमोक्रेसी का और ये होना जरूरी है। तो वहीं पर सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को निर्देश दिया कि आप वीवीपैट जैसी कोई व्यवस्था कीजिए। तो जब सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर आया तो उसके बाद चुनाव आयोग ने रूल नंबर 16.6 जारी किया और उस रूल के तहत उन्होंने कहा कि पर असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसी या पर असेंबली सेगमेंट ऑफ पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूएंसी और एक पोलिंग स्टेशन में वीवीपैट की गिनती की जाएगी। इसको इस रूप में समझें कि मान लो विधानसभा के चुनाव हो रहे हैं तो वो एक असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसी है तो उसमें एक पोलिंग स्टेशन में वीवीपैट की गिनती की जाएगी। और अगर मान लीजिए लोकसभा के चुनाव हो रहे हैं तो 4 असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसी है उसमें, तो 4 पोलिंग स्टेशंस पे काउंटिंग होगी। तो बहुत लिमिटेड लेवल पर किया गया, जस्ट एक सैंपल के तौर पे। तो पहली बार वहीं से वीवीपैट और इसको मैच करने की बात होती है 2013 में। उसके बाद 2019 में जब विवाद बहुत ज़्यादा बढ़ा तो 21 पॉलिटिकल पार्टीज जिसको लीड कर रहे थे आंध्र प्रदेश के भूतपूर्व चीफ मिनिस्टर चंद्रबाबू नायडू, तो उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में फिर एक पिटीशन डाली जिसमें उन्होंने कहा कि कम से कम 50% पोलिंग स्टेशंस के वीवीपैट को मैच किया जाए। सुप्रीम कोर्ट इस डिमांड से सहमत नहीं हुआ, लेकिन उन्होंने ये जरूर कहा कि एक की जगह अब कम से कम 5 पोलिंग स्टेशंस पे ईवीएम और वीवीपैट को मैच करवाया जाएगा। तो अभी वही वाला सिस्टम चल रहा था कि पर असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसी में कम से कम 5 पोलिंग स्टेशंस पे ईवीएम और वीवीपैट को मैच किया जाएगा। अभी 2023 में एडीआर ने इसी के संदर्भ में फिर से जनहित याचिका दायर की जिसमें उन्होंने मांग किया कि नहीं 5 बहुत छोटी संख्या है, 5 पोलिंग स्टेशन, उसकी बजाय 100% वीवीपैट को और ईवीएम से मैच करवाया जाए, जिसको अभी सुप्रीम कोर्ट ने रिजेक्ट कर दिया। और उसी के संदर्भ में एडीआर ने एक नया मुद्दा भी उठाया था जो डिमांड उन्होंने बाद में वापस ले ली कि फिर से हम क्यों ना पेपर बैलेट की ओर वापस चले जाएं। इसको भी सुप्रीम कोर्ट ने रिजेक्ट कर दिया। सर, तो जो याचिका करता है उनके तर्क क्या हैं 100% वीवीपैट वेरीफाई करने के लिए? को उनका तर्क ये है कि वो कह रहे हैं कि ईवीएम पूरी तरह से भरोसेमंद नहीं है और ईवीएम को टैंपर किया जा सकता है। और उन्होंने ये भी कुछ 1-2 एग्जाम्पल भी दिए हैं कि आंध्र प्रदेश में माइडिकुरू एक पोलिंग स्टेशन था जहां पर कि थोड़ा सा मिसमैच हुआ था, डिस्क्रिपेंसी हुई थी, जहां पर कि 14 वोट्स एक्स्ट्रा आ गए थे वीवीपैट में। बाद में पता चला कि वो एक मैनुअल मिस्टेक था कि जो मॉक पोल हुआ था उसके डाटा को डिलीट नहीं किया था। बट इससे ये तो पता चलता है कि डिस्क्रिपेंसी हो सकती है। दूसरा, वो ये भी मानते हैं कि भाई इलेक्टोरल सिस्टम की क्रेडिबिलिटी के लिए लोगों का विश्वास होना उस पर जरूरी है। और प्रशांत भूषण जो एडीआर के वकील थे उन्होंने एक और तर्क दिया था अपनी ओर से, और उन्होंने ये कहा था कि भारत में जो ईवीएम की असेंबलिंग होती है वो 2 पब्लिक सेक्टर यूनिट के द्वारा की जाती है। एक है इलेक्ट्रॉनिक्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया और दूसरा है भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड। अब ये दोनों पीएसयू है, पब्लिक सेक्टर ये है, और इसके डायरेक्टर्स आदि की रिक्रूटमेंट पॉलिटिकल लेवल पे होती है। तो उन्होंने आरोप लगाया कि इसमें जो रूलिंग पॉलिटिकल पार्टी है उसके कई लोग डायरेक्टर हैं, तो इससे थोड़ी सी पक्षपात की गुंजाइश होती है। तो ये उनकी मांगे थी, सुप्रीम कोर्ट ने इसको एक्सेप्ट नहीं किया। सर, आपसे पूछना चाहूँगा सर कि क्या जो हमने ईवीएम अडॉप्ट किया है, बहुत सारे ऐसे विकसित देश हैं जिन्होंने ईवीएम अडॉप्ट नहीं किया है, तो ये हमने सही किया है या नहीं किया है, और अगर सही किया है तो क्यों किया है? एक तरफ जहां हम ईवीएम को अपना रहे हैं और सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि भारत में हम ईवीएम से बैलेट पेपर पर नहीं जाएंगे, वहीं दूसरी तरफ यूएसए के द्वारा और यूके के द्वारा, ब्रिटेन के द्वारा ईवीएम को हटा दिया गया। तो बहुत सारे लोग ये जानना चाहते हैं कि भाई उतना विकसित देश होने के बाद वो बैलेट पेपर पर जा रहे हैं और हम ईवीएम पर जा रहे हैं, तो उसके रीज़न क्या है? उसके बहुत जेन्युइन रीज़न है। पहला पॉइंट अगर आप देखें तो जो उनका ईवीएम था वो नेटवर्क से जुड़ा हुआ था, जिसके नाते उसको हैक किया जा सकता है। और हमारा जो ईवीएम मशीन है ये बिल्कुल सिंगल लोडेड यूनिट है, अलग से यूनिट है, कहीं नेटवर्क से कोई जुड़ाव नहीं है। एक बार ही इसमें प्रोग्राम
किया जाता है, दोबारा उसको चेंज नहीं किया जा सकता। दूसरा, उनके वहाँ पर जैसे अमेरिका में, यूएसए में और ब्रिटेन में जो ईवीएम मशीन बनाई जाती है वो प्राइवेट सेक्टर की कंपनी के द्वारा बनाई जाती है, और प्राइवेट सेक्टर की कंपनी में पारदर्शिता होगी नहीं होगी वो सब बहुत सारा मुद्दा बनता है। लेकिन हमारे यहाँ, जैसा मंजेश सर भी अभी कह रहे थे, हमारे यहाँ पर ईवीएम मशीन बनाने वाली 2 पब्लिक सेक्टर की कंपनियाँ हैं, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड है और इलेक्ट्रॉनिक कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड है। तो ये दोनों सरकारी संस्थाएं, सरकारी संस्थाओं पे हमारा विश्वास हो सकता है। सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा कि सरकारी संस्थाओं पे हम संदेह नहीं कर सकते क्योंकि उसमें जब सरकार ही शामिल है। तीसरा, आप देखेंगे कि यूके और यूएसए में जो इसको ईवीएम को हटाया गया, वहाँ वोटर वेरिफिकेशन के लिए सिस्टम नहीं था, जैसे हमारे यहाँ पे वीवीपैट है, तो इस नाते जो है वहाँ पे हटा दिया गया। लेकिन हमारे यहाँ ईवीएम के साथ वीवीपैट की व्यवस्था है और सुप्रीम कोर्ट ने स्वयं इस व्यवस्था को करवाया। 2013 के इलेक्शन में नागालैंड से इसकी शुरुआत हुई और अब लगभग सारे पोलिंग बूथ पर वीवीपैट की व्यवस्था है। तो इस नाते हमारे यहाँ पर ईवीएम को अपनाना, वीवीपैट और ईवीएम के माध्यम से चुनाव करवाना बिल्कुल एक तरीके से देखा जाए तर्कसंगत है और जेन्युइन है, लेकिन विकसित देशों में यह व्यवस्था नहीं हो पाई थी। इसमें उपेंद्र सर ने बहुत अच्छी और सही बातें बताई। मैं एक चीज़ और इसमें ऐड करना चाहूँगा कि भारत में ईवीएम से पहले पेपर बैलेट से चुनाव होते थे, और पेपर बैलेट से चुनाव की एक सबसे बड़ी कमी भारत जैसे देश में थी बूथ कैप्चरिंग, जहाँ पर कि बूथ कैप्चरिंग बहुत बड़े पैमाने पे होती थी। ईवीएम आने के बाद टेक्निकली बूथ कैप्चर करना बहुत कठिन हो गया है, क्योंकि ईवीएम एक ऐसी टेक्नोलॉजी है जिसमें औसतन 1 वोट 1 मिनट में 4 वोट कास्ट हो सकता है, क्योंकि 7 सेकंड के लिए वो लाइट जलती है। तो अब इसका परिणाम ये है कि मान लो कि कोई बूथ कैप्चर करने के लिए आता है, तो अब स्थिति ये है कि 1 मिनट में वो केवल 4 वोट गिरा पाएगा, 1 घंटे में 240 वोट गिरा पाएगा। तो आज मास मीडिया और इसके दौर में पॉसिबल नहीं है कि 10 घंटे तक कोई बूथ किसी क्रिमिनल के कब्जे में रहे। पहले क्या होता था कि वो स्टाम्प लेकर आता था और फटाफट 1 मिनट में 100-200 वोट उसने किया, 5 मिनट में एक बूथ कैप्चर हो जाता था और वहाँ से चले जाते थे। तो ये ईवीएम का एक ज़बरदस्त फायदा है कि इसके कारण बूथ कैप्चरिंग बंद हो जाती है। बोगस वोटिंग पे भी ये रोक लगाता है, तो ये भी एक तर्क है। मंजेश सर ने बहुत अच्छा बताया। दूसरा, एक भारत बहुत बड़ा देश है, इतने बड़े देश में अब हम बैलेट पेपर से चुनाव करवाएंगे तो बहुत लंबा चुनाव हो जाएगा, खर्चीला चुनाव भी हो जाएगा। ईवीएम से हम वो चीज़ बहुत जल्दी कर लेते हैं, बल्कि काउंटिंग के प्रोसेस में भी ईवीएम के कारण काउंटिंग बहुत जल्दी हो जाती है। हाँ सर, एनवायरमेंट फ्रेंडली भी है, इको फ्रेंडली, पेपर यूजेज नहीं होता है। सर इनफैक्ट जो चुनाव होने चाहिए, जैसा चुनाव आयोग भी बोलता है कि फ्री, फेयर और एफिशिएंट तीनों होने चाहिए, और जब 140 करोड़ की पॉपुलेशन है इंडिया में और चुनाव की रिजल्ट आने में ही बहुत टाइम लग जाएगा, तो जो गवर्नेंस एस्पेक्ट है वो भी कहीं ना कहीं हैम्पर होता है जब तक रिजल्ट फाइनल नहीं हो जाता है। सर, कमिंग बैक टू दिस वीवीपैट टॉपिक, कि जो सुप्रीम कोर्ट ने बोला है कि 100% हम वेरीफाई नहीं कर सकते, उसके पीछे क्या तर्क दिए उन्होंने? जी, उन्होंने जो ये निर्णय दिया है, तो सबसे पहले तो वो कह रहे हैं कि अननेसेसरीली जब तक कि हमारे पास सब्सटेंटिव एविडेंस ना हो तो हम कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज को क्वेश्चन मार्क नहीं लगा सकते, क्योंकि ये ट्रेंड ही अपने आप में गलत है। और जो पिटिशनर्स थे वो कोई ऐसा ठोस एविडेंस अभी तक नहीं ला पाए कि ईवीएम में टेम्परिंग हो सकती है। कोर्ट ने ये भी अपने डिसीजन में कहा कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ये दावा कर रहा है कि ये टैम्पर प्रूफ है हमारा ईवीएम, और पिटिशनर कोई ऐसा ठोस साउंड एविडेंस नहीं दे पाया कि इसमें टैम्पर हो सकता है। उन्होंने ये भी कहा कि अगर हम वीवीपैट को 100% काउंट करें और मैच करें, तो जो वीवीपैट की पर्ची होती है वो बहुत छोटी होती है और उसका पेपर का नेचर ऐसा होता है कि वो आपस में चिपकते भी हैं। तो एक तो इसमें मैनुअल लेबर बहुत ज़्यादा चाहिए, दूसरा कि ये बहुत इंटेंसिव होगा, टाइम टेकिंग होगा। टाइम टेकिंग होने का मतलब है कि रिजल्ट में डिले हो जाएगा बहुत लंबे समय तक, और बैलेट पेपर से भी ज़्यादा लंबा होगा। और सबसे बड़ी बात कि जब मैनुअल काउंटिंग करेंगे तो उसमें एक तो ह्यूमन एरर भी हो सकता है और मिसचीफ भी हो सकता है, तो मशीन उसकी तुलना में ज़्यादा बेहतर है, इफिशिएंट। तो ये कहते हैं उन्होंने रिजेक्ट कर दिया। अच्छा सर, इसके अलावा भी सुप्रीम कोर्ट ने कुछ डायरेक्टिव्स भी दिए हैं इसमें अपने निर्णय में, वो डायरेक्टिव्स क्या हैं? हाँ, सुप्रीम कोर्ट ने 2 बड़े इंपॉर्टेंट डायरेक्टिव्स दिए हैं, और एक तरह से अगर हम उन डायरेक्टिव्स को देख लें तो एक तरह से ये जो डिमांड की गई थी वो डिमांड ऑलमोस्ट काफ़ी हद तक पूरी हो जाती है पिटिशनर्स की, और हमारा इलेक्टोरल सिस्टम अच्छा हो सकता है। को 2 डायरेक्टिव्स उन्होंने दिए हैं।
पहला डायरेक्टिव वो ये देते हैं कि जो सिंबल लोडिंग यूनिट है ईवीएम की, जिसमें कि सारे सिंबल्स लोड होते हैं और जहां पर कि ये आरोप लगाया जाता है कि हम कोई भी बटन दबाएं वोट एक पर्टिकुलर पॉलिटिकल पार्टी को जाता है, तो वो कह रहे हैं कि ईवीएम को जैसे स्टोर किया जाता है वैसे ही एसएलयू सिंबल लोडिंग यूनिट को भी 45 डेज तक स्टोर करके रखा जाएगा स्ट्रांग रूम में जहां ईवीएम को रखा जाता है, और उसको सील किया जाएगा। और सील करते समय सारे कैंडिडेट्स और उसके रिप्रेजेंटेटिव्स के उस पर सिग्नेचर होंगे, और ये डेट ऑफ अनाउंसमेंट ऑफ रिजल्ट उसके 45 डेज तक उसको स्टोर किया जाएगा। तो ये पहला डायरेक्टिव है कि आपको इसको स्टोर करके रखना है। दूसरा डायरेक्टिव बहुत इंपॉर्टेंट है जो इस पूरे सिस्टम को शायद ठीक कर देगा, और मुझे लगता है कि अगर इसको ठीक से लागू किया जाए तो इसी बार ये पता चल जाएगा 2019 के इलेक्शन के बाद कि ईवीएम हमारा फुल प्रूफ है कि नहीं। दूसरा डायरेक्टिव ये कहता है कि इलेक्शन में जहाँ पर रिजल्ट डिक्लेयर होता है तो नंबर 1 कैंडिडेट तो विनर है, बट जो वोट में नंबर 2 और नंबर 3 हैं उसमें से कोई भी एक, या तो नंबर 2 या नंबर 3, यदि उसको लगता है कि ईवीएम में कुछ गड़बड़ी हुई है तो वो विद इन 7 डेज ऑफ डिक्लेरेशन ऑफ रिजल्ट उसको वेरिफिकेशन के लिए आवेदन दे सकता है कि भाई इसको जांच की जाए। तो नंबर 2 और नंबर 3 में से कोई एक आवेदन देगा, और वो ये डिमांड कर सकता है कि 5% ऑफ ईवीएम्स, तो जितने टोटल ईवीएम है उसके 5% का वीवीपैट और ईवीएम का क्रॉस वेरिफिकेशन किया जाए। अब वो कौन कौन से ईवीएम होंगे तो वो कैंडिडेट तय करेगा जहां उसको टेम्परिंग की आशंका है। तो अब इसका परिणाम ये होगा कि अगर टेम्परिंग हुई है तो पता चल जाएगा। सेकेंड और थर्ड नंबर के कैंडिडेट उसको चैलेंज करेंगे, लेकिन जिस समय वो वेरिफिकेशन होगा और वो इंजीनियर्स वेरिफिकेशन करेंगे उस समय सारी पार्टीज के वहां पर रिप्रेजेंटेटिव्स रह सकते हैं। इसका जो कॉस्ट आएगा उसको बियर करेगा वो कैंडिडेट जिसने उसको चैलेंज किया है। अगर टेम्परिंग प्रूव हो जाती है तो फिर ऑफ कोर्स इलेक्शन रद्द होगा, प्लस वो कॉस्ट उसको वापस हो जाएगा, रिफंड हो जाएगा। और अगर टेम्परिंग प्रूव नहीं होती है तो कॉस्ट उसका सीज हो जाएगा। तो अब देखिए इसका प्रभाव ये होगा कि भारत में ईवीएम को लेकर बहुत रिजर्वेशंस हैं, बहुत सारे डाउट्स हैं, तो बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट्स होंगे 2019 के इलेक्शन के बाद जो सेकंड और थर्ड नंबर पर होंगे जो ये आरोप लगाते हैं। तो अब उनके लिए बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है कि वो 5% और रैंडमली सेलेक्टेड 5% अपनी चॉइस की ईवीएम की जांच करवा लें। तो अगर ईवीएम में टेम्परिंग हो रही है तो इस बार ये साबित हो जाएगा, और अगर ईवीएम में टेम्परिंग नहीं हो रही है तो इस बार ये भी साबित हो जाएगा। तो ये 2 डायरेक्टिव्स ऐसे हैं जिसके द्वारा एक तरह से कोर्ट ने 100% ईवीएम की काउंटिंग ना करवाते हुए भी उस चीज को तो कंसीडर कर लिया। अब देखिए इस डिसीजन में कोर्ट ने एक एडवाइस भी है, ये तो डायरेक्टिव से मतलब बाइंडिंग से, ये बाइंडिंग है, ये करना ही पड़ेगा। एक एडवाइस दिया इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को, और उन्होंने कहा है कि आप कोई ऐसा मैकेनिज्म ढूंढिए जिसके द्वारा कि जो वीवीपैट है उस पर एक बार कोड आ जाए। बार कोड आ जाए तो मशीन के द्वारा उसकी काउंटिंग हम कर पाएं। तो मैनुअल काउंटिंग अगर ना करके मशीन के द्वारा काउंटिंग करें तो फिर 100% मैच आगे फ्यूचर में कभी संभव है। तो अगर इलेक्शन कमीशन इसको सीरियसली लेता है तो ये भी बहुत अच्छी बात होगी। बार कोड भी हो सकता है, कलर कोडिंग भी हो सकती है। जी, उसी की बात होने कि टेक्नोलॉजिकली क्या फिजिबल है और वो इसको देखें। हाँ ठीक। मेन जो याचिकाकर्ता का भी जो मेन मोटिव था वो ये था कि चुनाव में कोई भी गड़बड़ी ना हो जी, उस चीज़ को इंश्योर किया जाए, और मेरे ख्याल से सुप्रीम कोर्ट के इस डिसीजन ने बहुत ही बैलेंस्ड डिसीजन दिया है, और दोनों चीज़ों को, प्रैक्टिकलिटी को भी देखते हुए और प्लस ये इंश्योर करते हुए कि इसमें कुछ इशू ना है। दोस्तों ये जो संवाद प्रोग्राम है ये स्पेशली हमने उन कैंडिडेट्स के लिए प्रिपेयर किया है जो यूपीएससी की प्रिपरेशन कर रहे हैं और किसी भी इशू को इन डेप्थ समझने के लिए जिनको एक प्लेटफॉर्म चाहिए। और इसमें हमारे जो नेक्स्ट आईएएस के सीनियर फैकल्टीज़ हैं वो पार्टिसिपेट करते हैं, कई बार बहुत सारे एक्सपर्ट्स पार्टिसिपेट करते हैं, और उस इशू को इन डेप्थ पढ़ के इन डेप्थ में जितनी भी सिंप्लीफाइड तरीके से समझा सकते हैं समझाते हैं। इस सेशन के लास्ट में एक चीज़ और हम करते हैं जो है कि यूपीएससी के पॉइंट ऑफ व्यू से इस टॉपिक से रिलेटेड क्या क्या ऐसे एरियाज़ हैं जो आपको तैयार करनी चाहिए और क्या क्या चीज़ें पूछी जा सकती हैं उसके बारे में भी डिस्कस करते हैं। तो सर, उपेंद्र सर, पहले आपसे सर कि इस जो ये टॉपिक है
यूपीएससी के पॉइंट ऑफ व्यू से प्रीलिम्स में और मेंस में हम क्या तैयार कर सकते हैं? ऐसे तो मंजीत सर ने डिस्कस किया। इस डिसीजन की एक खूबसूरती ये है कि ईवीएम 1982 में पहली बार लागू हुआ। 42 वर्षों के बाद सुप्रीम कोर्ट ने ईवीएम के जांच का जो रास्ता है उसको खोल दिया। तो अब कई तरीके के सवाल बन सकते हैं। एक तो ईवीएम और वीवीपैट भारत में कब शुरू हुआ, कहाँ शुरू किया गया, कुछ फैक्ट वाले क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। दूसरा, ईवीएम किन किन यूनिटों से मिलकर बना होता है, जैसे कंट्रोल यूनिट है या बैलेट यूनिट है, तो ये दोनों क्या है, या वीवीपैट क्या है, क्या ये सिंपल एक प्रिंटर है या इसमें प्रोग्राम के साथ प्रिंटर है, इन सब को लेकर के भी सवाल पूछे जा सकते हैं। साथ में ये भी पूछा जा सकता है कि जो लोकल नेटवर्क है और कनेक्टेड नेटवर्क है उसमें क्या अंतर है, आखिर ये कनेक्टेड नेटवर्क का पार्ट कैसे नहीं है। अच्छा, साथ में हैकिंग से जुड़ा हुआ क्वेश्चन भी इम्पॉर्टेंट हो गया कि किस सिस्टम को हैक किया जा सकता है, किस सिस्टम को हैक नहीं किया जा सकता है, कोई सिस्टम ना हैक हो तो इसके लिए क्या प्रयास हो सकता है। अर्थात ये सब रिलेटेड टॉपिक जो है चर्चा में आ गए। इसके अलावा पॉलिटी से जुड़ा हुआ बहुत सारा टॉपिक इसमें चर्चा में है, जैसे पारदर्शी चुनाव की व्यवस्था क्या होगी या चुनाव की प्रक्रिया में कैसे इससे बदलाव आया है। मंजीत सर इसको और बेहतर ढंग से बताएंगे। कई तरह के सवाल इसमें बन सकते हैं। सो ऑब्जेक्टिव प्रीलिम्स के लिए भी मुझे लगता है ये टॉपिक इंपॉर्टेंट है। जैसे एक तो केसेस को लेकर सवाल आ सकते हैं कि कब वीवीपैट आता है, किस केस में आता है, तो सुब्रमण्यम स्वामी वर्सेस इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, या कौन कौन सी दो कंपनियां हैं जो इसको असेंबल करती है। तो इस तरह के बहुत से ऑब्जेक्टिव सवाल आ सकते हैं। और मेंस के लिए और एसे के लिए मुझे तो लगता है एसे के लिए टॉपिक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है अच्छा आने वाले समय के लिए। जैसे इससे रिलेटेड सवाल आ सकते हैं भाई इलेक्टोरल रिफॉर्म। एक बहुत हिट टॉपिक हो सकता है कि क्या ईवीएम को छोड़कर हमें पेपर बैलेट पे जाना चाहिए, उसके प्रोस एंड कॉन्स क्या होंगे। सुप्रीम कोर्ट के हाल के निर्णय पर सवाल आ सकता है कि पिटिशनर्स का क्या पक्ष है और सुप्रीम कोर्ट के निर्णय के आयाम क्या हैं और उस पर किस रूप में आप निर्णय को देखते हैं। तो इस तरह के बहुत सारे सवाल इसमें बन सकते हैं। बिल्कुल सर, इनफैक्ट बहुत सारे जो डिसीजंस के लाइंस होती है, कोर्ट्स होते हैं, वो कई बार ऐसे के टॉपिक्स ही बन जाते हैं वो, क्योंकि अगेन जो प्रोसेस है वो केवल फेयर होना नहीं चाहिए, फेयर दिखना भी चाहिए। और एक चीज़ आपने बड़ा अच्छा हाईलाइट किया, यूपीएससी जनरली ऐसा क्वेश्चन पूछती है जो सुप्रीम कोर्ट के किसी ऑर्डर के लाइन से जुड़ा होता है या उसके किसी कंसर्न से जुड़ा होता है। तो स्टूडेंट के पास एक बड़ा जो है डोमेन हो गया जहां से वो देख सकते हैं कि क्या क्या क्वेश्चन बन सकता है। तो दोस्तों, ये था हमारा डिस्कशन सुप्रीम कोर्ट का जो निर्णय आया है वीवीपैट से रिलेटेड उसके ऊपर। इसके अलावा भी किसी भी टॉपिक का अगर आपका सुझाव है कि हम उस पर डिस्कशन करें तो कमेंट सेक्शन में आप जाके ज़रूर बताइए हमें। और भी कोई सुझाव हो तो उसको भी कमेंट सेक्शन में बताइए, हम ज़रूर इन सुझावों पर विचार करेंगे। और कोई भी टॉपिक हो जो यूपीएससी के लिए इम्पोर्टेंट है, हम उस पर ज़रूर से डिस्कशन करेंगे। धन्यवाद। जय हिंद।